अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। और बहुत खुशी होती है जब सुबह सुबह कोई बहुत ही अच्छा सा दोस्त आपका मुंतज़िर होता है और कह रहा होता है, अरे असफर आज तुम लेट हो गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। और ये आज मुझे खूबसूरत अल्फाज सुनने को मिले हुमैरा नाज से। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी आप? सॉरी आपको मैंने वेट करवाया आज। नहीं कोई बात नहीं, इतना ट्रैफिक था हुमैरा, मैं आपको बता नहीं सकता, रोड जैम पैक हुए हैं। गर्मी भी तो कितनी है। गर्मी कितनी है वो तो खैर, कब तक लोग मुझे इसका कसूरवार ठहराएंगे। कब तक मुझे कसूरवार ठहराएंगे आपको। लेकिन नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है, शदीद गर्मी है। और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इतनी सारी जो हमारे काम होते हैं उनमें रुकावटें आ रही होती है। यार गर्मी बहुत ही, हम वहाँ गए नहीं। मुझे होता है जब सर्दी होती है तब भी हम ही कहते हैं, गर्मी होती है क्या हम लोग एक बहुत ही ज्यादा लेजी नेशन तो नहीं बनते जा रहे हो मेरा? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि हम मौसम के एतबार से हम अपने आप को छोड़ दिया है बिल्कुल। हाँ। अपनी मेहनत नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों को हमने जो है। लेकिन आपको तो देख के नहीं लग रहा कि आपने अपने आप को छोड़ दिया है। ये रखना पड़ता है इंसान को। मैं भी आपके कुछ लोगों से बात कर रही थी, मैंने कहा देखें वक्त गुजरता चला जाता है, बिल्कुल सही तो हमें हमेशा वैसा ही नहीं रहना है, अपने आप को मेंटेन करके चलना पड़ता है। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो जरूरी है जब मेंटेन की बात करते हैं तो आप अपने ब्रेन को मेंटेन करें, अपनी ज़हनी सेहत को मेंटेन करें। और उसके साथ साथ ये जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत धरती है आपको दी है, आपको इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो हमारी ज़मीन हो, चाहे वो हमारे समंदर हो, चाहे हमारी नहरें हो, चाहे आसमान हो, चाहे फ़ज़ा हो। हम लोग कभी इस बारे में नहीं सोचते और हम लोग कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं। आपको पता है इतने अफसोस की बात है, जितने लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में पहाड़ों पे हाइकिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पे सारा कचरा छोड़ आते हैं। अब पहाड़ों के पीछे पड़ गए, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक के कैंस वगैरह और रैपर्स और चीज़ें इतनी सारी वहाँ से मिली। वो कह रहे भाई अब इतने ऊपर जाते हैं, वहाँ खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या होगा। आपको पता है इससे कितना ज़्यादा जो आपका एक वहाँ की जो फजा है वो खराब होगी। मैं लास्ट ईयर झील सैफुल मुल्क का जो हाल देखकर आई थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था वहाँ लोगों को। झील सैफुल मुल्क गई किसके साथ थी? ये तो बताए काम की बात। नहीं, मेरी फ्रेंड सऊदीया से आई हुई थी और हम दोनों मिलके, वो मेरी क्लास फेलो स्कूल के जमाने की थी। और वो अब आई थी, 30-35 साल का हमारा साथ है, तो हम लोग घूमने निकले थे। और अभी भी यही प्लान है कि नेक्स्ट ईयर दोबारा हम सारे क्लास फेलोज जाएंगे। शेख सादी का एक बहुत मशहूर कॉल है कि अगर किसी इंसान की पहचान करनी हो तो उसके मुलाजिम और उसके दोस्त देखो। जिसके जितने पुराने दोस्त और जितने पुराने मुलाजिम होंगे उस शख्स पे आप एतबार कर सकते हैं। बिल्कुल। आप आंख बंद करके एतबार कर सकते हैं। ये आंख बंद करके मैं क्यों करूं? मैं आंख खोल के करूंगा आप पे एतबार, ऐसी क्या बात है। लेकिन हुमैरा, जिस तरह आजकल बे इंतहा गर्मी है और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि गर्मी को काटने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीते रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि हम लोग जिस क्वालिटी का पानी पी रहे हैं, क्या वो पानी पीने लायक है? हर कोई मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक वक्त था जब घरों के अंदर पतीलों में पानी पका करते थे, उसमें फिटकरी घुमाते थे लोग और उसके बाद वो पानी घरों में उबल के इस्तेमाल होता था। अब एकदम से पूरा साइकिल चेंज होकर मिनरल वाटर की बॉटल्स आ गई हैं। और वो जो बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, वो हम सोचे समझे बगैर समंदरों में इधर उधर फेंक देते हैं। उसके बाद बेतहाशा वीडियोज़ आती हैं मरीन लाइफ की कि किसी कछुए के गले में कोई प्लास्टिक की चीज़ फंसी हुई है, कहीं फ्रॉग्स में फंसे हुए। हमने इस प्लास्टिक की वजह से मरीन लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। हम लोगों ने अपने समंदरों को, अपने ओशंस को, जो हमारी नहरें हैं, समंदर हैं, हमने सब के अंदर इतना कचरा डंप करना शुरू कर दिया है जो कि बायोडिग्रेडेबल कचरा भी नहीं होता, वो सदियों तक रहता है। कब तक वो प्लास्टिक है जो कि डिकम्पोज नहीं होता, वहीं पड़ा रह जाता है, जिससे मरीन लाइफ तबाह होती है। और उसके साथ साथ ये जो हमें अल्लाह ताला ने तोहफे दिए हुए हैं, समंदर के, आबो हवा के, पहाड़, रेगिस्तान, ये धरती जिस पे आप लोग इस वक्त चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम इसके बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। आज वर्ल्ड ओशन डे है और आज हम वर्ल्ड ओशन डे की खासियत को सेलिब्रेट करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ओशंस, जो कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अरेबियन सी आता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास ये समंदर है जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते। बहुत अच्छी बात है सैर व तफरी के लिए जाना, लेकिन वहाँ कचरा डंप कर देना, वहाँ पे बिल्कुल गंदगी रखना। और उसके बाद हमारी हुकूमत किस सतह पे काम करती है हमारे ओशंस को साफ रखने के लिए, आज इस बारे में बात करेंगे। और हुमैरा नाज जी जी आपके लिए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वैसे। और मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया था, ये मैं हुमैरा के लिए तालियां। हुमैरा के लिए तालियां होनी चाहिए। इस तरह के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
आपकी बर्थडे थी, मैंने विश तो कर दिया था, लेकिन ये कि गिफ्ट मैंने दिया था। हुमैरा थैंक यू सो मच। थैंक यू, कहते बहुत हैं अच्छा लगा। तोहफे देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। बर्थडे खत्म हो गई लेकिन तोहफे आ रहे हैं। ये रिवायत सब लोग कायम रखें। सबको कायम मेरी आवाज आ रही है सबको? जी थैंक यू सो मच हुमैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई थिंक इट्स अ थॉट दैट मैटर्स। और कोई भी आपको तोहफा दे रहा है और अगर आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, आपको अपने अच्छे लफ्जों में याद रखता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। खवातीन और हज़रात, आज आलमी दिन है समंदर का, ओशन का, जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का और मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस तरह हमने आपको बताया वर्ल्ड ओशन डे है और आज वर्ल्ड ओशन डे की जो एक आलमी हैसियत है आज हम आप तक वो पहुंचा रहे थे और हम ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह हम अपने ओशंस को इग्नोर करते हैं और किस तरह जो हमारा ओशन है वो ख़राब हो रहा है, उसकी सतह के ऊपर कितनी ज़्यादा गंद जमा हो चुकी है। और ये कोई कुदरत की तरफ से नहीं आई, ये आप और मेरे जैसे पढ़े लिखे कल्चर्ड एक वेल एक्सपोज लोग ही करते हैं। हम लोग कहते हैं अरे यार ये तो उस तबके के लोग करते हैं, इस तबके के लोग करते हैं। करता कोई भी हो, ये दुनिया उतनी ही आपकी है जितनी उन लोगों की। अगर कोई गंद फैला रहा है तो आप उसको अपने तौर पे साफ़ कर सकते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही शानदार खातून यहाँ मौजूद है जिन्होंने एक बड़ा अनोखा सा इनिशिएटिव लिया है कि किस तरह से प्लास्टिक को आप समंदरों में और इधर उधर फेंकने से बेहतर है कि उसकी एक सही जगह जो कि इन्होंने मखसूस की है जहाँ तक वो प्लास्टिक पहुँचाया जा सकता है। किस तरह से वो हम इनसे खुद सुनते हैं। हमारे साथ है फारिहा रिजवान जो कि को फाउंडर है पिक माई प्लास्टिक की। अस्सलाम वालेकुम फारिहा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। फारिहा, क्या है पिक माई प्लास्टिक? So basically, thank you so much for having me on the show. Pick My Plastic basically एक ऐप है जो आपको गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर भी मिलेगी, एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर भी मिलेगी। इसको डाउनलोड करें और इट इज़ वेरी सिंपल। सो करना सिर्फ ये है कि जो भी घर का प्लास्टिक है उसको सेग्रीगेट करके अपने घर में एक जगह जमा करना स्टार्ट करना है। जब वो समझें एक ऐसा थैला हो जाता है जिसके अंदर आपको लगता है कि अच्छा खासा सामान हो गया है, तो सिर्फ एक ऑर्डर बुक करना है। जैसे हम फूड पैंडा का ऑर्डर बुक करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारा राइडर आपके घर आएगा, आपके घर से आके वो प्लास्टिक का थैला विदाउट एनी चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं है इसके, ये लेके जाएगा। हमारी फैक्ट्री के ऊपर आता है ये सामान। इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के हम लोगों को पॉइंट्स दे रहे हैं कि जितना ज़्यादा प्लास्टिक जमा करेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स फिर रिडीम हो सकते हैं। सो यू नो देयर मोबाइल वाउचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स हैं जो हो रही हैं, सो प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं कि हो सकता है आप वो मतलब रिडीम करें पॉइंट्स तो आपको शैम्पू बॉटल मिल जाए, राइट? इस तरह की चीज़ें भी, दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर हैपनिंग। वो प्लास्टिक फिर हमारी फैक्ट्री आता है, हम उसको सेग्रीगेट करते हैं बिकॉज प्लास्टिक के बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, राइट? वो उसी तरह से फिर प्रोसेस होने जाता है। सो कुछ ग्रेड्स ऐसे जो हमारी फैक्ट्री के ऊपर ही प्रोसेस होते हैं, उसकी पूरी सॉर्टिंग होती है, फिर क्रशिंग है, वॉशिंग है, देन देयर स्मॉल पेलेट्स दैट आर मेड आउट ऑफ इट। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि वो जो स्मॉल पेलेट्स हैं उसको रीयूज़ करके वापस से बॉटल्स बनाई जाएँ, रादर देन आप उसको डाउन साइकिल करें। जनरली होता है कि रिसाइकलिंग हो रही है कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी, बट डाउन साइकिल बहुत हो जाती है चीज़ कि यानी आप उस बॉटल को उठा के या तो बेंचेस बना देते हैं या उस बॉटल को उठा के बकेट्स बना देते हैं। एक शैम्पू बॉटल के अंदर
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वापस से शैम्पू बॉटल ना बनाया जाए। सो हम बेसिकली हमारा प्रपोजल ये है कि प्लास्टिक को फेंके नहीं बाहर, बिकॉज जितनी हम ये माहौलियाती आलूदगी देख रहे हैं ये उन प्लास्टिक थैलियों की वजह से भी बहुत हो रही है। जितना रिड्यूस कर सकते हैं यूजेज वो करें, बट जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको फिर इस तरह से फॉर्मल रिसाइकलिंग के अंदर लाएं, और ताकि वो दोबारा रीयूज हो सके और नया प्लास्टिक कम से कम बने, कम से कम। क्योंकि जितना ज़्यादा प्लास्टिक फैलेगा उतनी ज़्यादा आलूदगी होगी। मुझे एक बात बताएं, वैसे ही फारिया, जब आप समंदरों का हाल देखती हैं क्या कैसा महसूस करती हैं? बुरा महसूस करते हैं, राइट। मतलब मेरे छोटे बच्चे भी हैं, वो हर बार यही कह रहे होते हैं इतना गंदा है ना, मतलब बुरा लगता है ये वाली चीज़ सुन के, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा उनको ओन करनी चाहिए। हम जो समझें चीज़ पास ऑन करेंगे बच्चों को अपने आगे, वही कंटिन्यू करेगी, वो ही कंटिन्यू करेगी। तो इस वजह से अभी भी आप देखें, हम सब अगर फॉर एग्जांपल कोई पिकनिक पे जाता है या बीचेस पे जाया जाता है, हालत क्या होती है, अपना तो हम फन पूरा कर लेते हैं, बट जिस हालत में हम छोड़ के आ रहे हैं ना वो गलत है। फिर ये जो है वो समझे एक अनसेट तरबियत हो रही होती है बच्चों की कि अपना तो पूरा कर लो बट माहौल की फिक्र ना करो, जो कि गलत है। जो बहुत गलत है। मेरे ख्याल से हमें ये तालीम स्कूल में भी बच्चों को देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि माहौलियाती आलूदगी को किस तरह से वो मुख्तसर कर सकते हैं और किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो ना फैले। लेकिन मुझे फारिया, वैसे ही अगर हम सोचते हैं इस बारे में, कहा ही जाता है कि एक सर्टन तबके के जो लोग हैं वो माहौलियाती आलूदगी करते हैं। अरे भाई वो तो उस तरह के हैं, वो तो यहाँ के लोग जाते हैं तो वो करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी क्लासीफाई लोगों को कर देते हैं, उनको कंटेनर्स में डाल देते हैं कि ये वो हैं, ये वो हैं, और ये इस तरह करके हमने रखा हुआ था, जो कि गलत बात है। क्लास सिस्टम नहीं होना चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन है, आपके टारगेट मार्केट क्या है? आपके ख्याल से ये किन लोगों को अपने टारगेट में? तो जनरली अगर मैं देखूं, जिस तरह से मेरे पास अभी ऑर्डर्स बुक भी हो रहे हैं ना, तो एक वो जो फॉर एग्जांपल हु इज़ द हाउस रनर, चाहे वो औरत हो, बहुत केसेस में औरतें ही होती हैं, वरना अदरवाइज मर्द भी होते हैं, बट जनरली कि घर का ट्रैश कैसे डिस्पोज हो रहा है, क्या चीज़ कैसे हो रही है, वो जनरली आपका जो होम मेकर होता है, हाउस वाइफ जो होती है, वो देख रही होती है। मेरी मेन टारगेट मार्केट वो हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल वो अपने घर का निज़ाम सेट करती हैं। तो जैसे अभी भी जो ऐप यूज़र्स हैं वो जनरली वही औरतें हैं जिन्होंने एक अपना मखसूस, चाहे वो बैग हो चाहे वो बिन हो, मखसूस कर दिया है कि सारा कचरा प्लास्टिक का उसके अंदर जाएगा। उसमें इवन प्लास्टिक की थैलियाँ भी जा सकती हैं। सो एंड आई थिंक ये जनरल पब्लिक को ये बात पता होना ज़रूरी है कि वो जो आपकी प्लास्टिक की थैली है उसको मिनिमम यूज़ करें, बट अगर आप यूज़ कर रही हैं और वो साफ़ है, आप उसमें समझें फॉर एग्जांपल बाहर से कुछ ख़रीद के लाई हैं, आप उसको रिसाइकिल में डालिए, वो रिसाइकिल होती है, उसको बाहर मत फेंकिए। क्योंकि अभी भी जो सबसे ज़्यादा आई थिंक जो इवन विजुअल पोल्यूशन है और फिर वो इवेंचुअली हमारे समंदरों में जा रही है, इज़ दैट प्लास्टिक की थैली, जो कि मतलब सूरज ब्लॉक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये ना करें। सो वो आप बस बेसिकली जो भी होम मेकर है फॉर एग्जांपल, वो अपने पास एक डेडिकेटेड प्लास्टिक की थैली या बिन या बैग रखे, उसके अंदर सारा घर का ट्रैश, जो आपके टेक अवे बॉक्सेस आते हैं, जो आपके शैम्पू की बोतलें, हैंड वॉश की बोतलें, ये सब चीज़ें जो निकलती हैं, जितना भी प्लास्टिक का फुटप्रिंट है ना आपका, टूटे हुए खिलौने, हर चीज़, वो सब उस थैले में जमा करें और ऑर्डर प्लेस करें इसके लिए। अच्छा, और एक और मुझे बात ये बताएं, ये एप्लीकेशन अब कोई भी डाउनलोड कर सकता है? इज इट आउट देयर नाउ? इट इज पब्लिश्ड, इट इज आउट देयर। अभी हम सिर्फ कराची में पायलट कर रहे हैं क्योंकि हमारी फैक्ट्री कराची में, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही स्केल पिक करते हैं बस फिर इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू बी नेशनल। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आप जितने भी लोग इस वक्त हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारा शो देख रहे हैं, एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका नाम है पिक माई प्लास्टिक। उसको आप सर्च कीजिए अपने जो भी आपका ऐप स्टोर है वहाँ से, आपने सर्च किया, उसको डाउनलोड किया, और आपके घर में, ये तो हम आपको बार बार बताते रहे कि जितना भी प्लास्टिक की तरह का कचरा होता है उसको एक अलग डस्टबिन में जमा कीजिए और रोज़ जमा कीजिए। रोज़ाना प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के रैपर आपके घर से निकल रहे होते हैं, कब चाय के डब्बे पे चढ़े हैं, बिस्किट के डब्बों पे चढ़े हैं, प्लास्टिक की थैलियों में आटा, दाल और चावल आप लोग ख़रीद के ला रहे होते हैं। वो जिस भी नौयत का प्लास्टिक हो, प्रिंटेड हो, मोटा प्लास्टिक हो, थिन लेयर्स हो, सेलोफिन रैप्स हो, कोई भी चीज़ हो इस तरह की, आपने उसको फेंकना नहीं है, आपने उसको डस्टबिन में जमा करना है। पिक माई प्लास्टिक की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की है, उसी एप्लीकेशन के थ्रू आपने इनसे रब्ता करना है और इनकी गाड़ी आके वो प्लास्टिक जो है वो आपके घरों से ले जाएगी और उस प्लास्टिक को रीयूज़ करेगी। वो प्लास्टिक समंदरों में जाके हमारी जो समंदरी सतह है उसे ख़राब नहीं करेगा। फारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और वक्त हुआ जाता है कि आप सब अपने अपने किचन का रुख करें और हम भी अपने किचन का रुख करते हैं, क्योंकि वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। थैंक यू सो वेरी मच असफर। आज हम असफर की ही फेवरेट एक चीज़ बना रहे हैं, क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि ये वाला सूप शेफ आप ज़रूर बनाइएगा, तो उन्हीं की फरमाइश पे हम आज ये वाला सूप बना रहे हैं, क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप, जिसके जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। उसमें हमें चाहिए मैदा, क्योंकि इसी से हमारा वाइट जो सॉस बनता है वो इसी से बनेगा सूप का। इसमें नमक ऐड होगा, ठीक है, बटर, ऑयल इसमें नहीं जाएगा, लाइक 1 टेबलस्पून ऑयल हम डालें तो डालें, वरना से बटर में ये बनता है। काली मिर्च का पाउडर है, कुटा हुआ लहसुन है, हरी मिर्चें चॉप्ड हैं। अच्छा, हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो डालें, वरना ऑप्शनल है। मशरूम जाएंगे इसमें कैन वाले, हाफ अ टिन, ठीक है। अच्छा, ये जो मशरूम्स का जो हम लोग जो उसमें जिसमें ये सोक्ड होते हैं, वो हम थोड़ा सा इसमें यूज़ करेंगे उसका पानी। ये क्रीम जाएगा, 1 टेट्रा पैक क्रीम है, और ये हमने चिकन को श्रेड किया था, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें आधा किलो चिकन लिया था विद बोन्स, जिसकी मैंने यखनी बना ली थी इस तरीके से। अच्छा, यखनी बनाने का हम कोई भी ब्रॉथ बनाते हैं वाइट मीट का, जैसे अगर फिश हो गया, चिकन हो गया, जो भी ये सब चीज़ें हो गई प्रोटीन्स, तो हम क्या करते हैं, इससे मैंने क्या दिया था, सिलेंट्रो, मतलब हरा धनिया की 2-3 उसमें हमने डाले था, हरा धनिया हाफ बंच हमने डाला। उसके अंदर हमने डाला ये जो आपकी स्प्रिंग अनियंस होती हैं, ठीक है, हमने ये डाला 2-3 इसके स्ट्रैंड्स, ठीक है। एक अनियन हमने लिया था हाफ, ठीक है, हमने ये डाल के हमने इसकी यखनी चढ़ा दी थी, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। और 3 से 4 मैंने रेड ब्लैक होल चिलीज जो होती है, काली मिर्च के जो दाने होते हैं, वो मैंने इसको होल करके इसका मैंने यखनी बना लिया था। और फिर इसको छान के ये हमारे पास आ गया 1 जग, मतलब ये 5 ग्लास है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम दूध भी ऐड करेंगे, दूध के बगैर तो आपको पता है व्हाइट सॉस नहीं बनता है। और ये हो गया टबस्को, ओरेगनो, और ये आपका रोजमेरी जो कि इटालियन स्पाइसेस होते हैं, ये इसके अंदर जाएंगे। अच्छा, मैंने ब्रेड ली थी, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा बटर डाला, उसके अंदर मैंने ओरेगनो डाला, हमने जो स्लाइस लिए थे 4 से 5, मैंने उनको इस तरह क्यूब्स में काट लिए थे, फिर मैंने उसको स्प्रिंकल करके इसको बेक कर दिया, तो ये इस तरह के क्रिस्पी क्रोटॉन्स हो गए। ये हम सूप के साथ सर्व करते हैं क्रोटॉन्स, ठीक है। और इसको हम फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब आप छोटे छोटे पीसेस काट लें ब्रेड के, मतलब 3 to 4 टेबलस्पून आपने ऑयल लिया, उसको प्री हीट किया, आपने जल्दी ली ब्रेड के ये थोड़े छोटे छोटे पीसेस आपने फ्राई कर दिए, ये क्रिस्पी हो गए, तो ये क्रोटॉन्स बन गए। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हमने फ्लेम ऑन किया, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी बटर, ठीक है, ये पूरा बटर इसके अंदर जाएगा, 250 ग्राम है ये बटर है, इसके अंदर जाएगा। ये बटर इसके अंदर गया। अच्छा, हमें इसके लिए क्या होता है, हैंड बीटर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो इससे फिर क्या होता है, लम्स नहीं पड़ते, क्योंकि अभी हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे, यखनी ऐड करेंगे, और हमें मुसलसल इसी के साथ करना, और नॉन स्टिक पैन है तो ये बिल्कुल बेस्ट होता है। तो ये हमारा बटर इस तरह से हमने मेल्ट किया, इसको पूरा मेल्ट करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मैदा डालेंगे, क्योंकि ये वाला सूप आपको पता है ये बहुत मज़े का बनता है, क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप, और ये हेल्दी भी बहुत होता है। और इससे मतलब ये फुल मील समझें, फुल मील, इसमें ब्रेड भी है, इसमें आपका बटर भी है, इसमें चिकन भी है, इसमें ब्रॉथ भी है, मतलब ये जो यखनी है, दूध भी है, ये फुल मील है। ये बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है, और सर्दियों में तो ये सबसे बेस्ट होता है। लेकिन असफर की फरमाइश मैंने ये आज बनाया है, क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप। अच्छा, हमारा ये जो है बटर मेल्ट हुआ, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, ये हमने इसमें डालना है 3 to 4 टेबलस्पून, हीट मतलब के भर के, ये हमने मैदा इसमें ऐड किया, और हम इसको इस तरह से हिलाएंगे ताकि थोड़ा सा ये इसमें मिक्स हो जाए। इसी के साथ साथ हम इसमें ये ऐड करेंगे गार्लिक, ठीक है, अराउंड 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड है, ये हमने इसमें ऐड किया। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे, ठीक है, थोड़ा। अब इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये दूध, ठीक है, हल्के हल्के से इसमें ऐड करना है दूध। ये दूध इसमें जाएगा, ठीक है, ये हमने दूध इसमें ऐड कर दिया, और इसको हमने बिल्कुल कांस्टेंट हमने इसको स्टर करना है, चलाते रहना है ताकि लम्स नहीं पड़े, क्योंकि इससे मैदा मक्खन को और हमने गार्लिक को जो थोड़ा सा हमने इसको भूना था, तो वो हम इसके अंदर दूध के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, साथ साथ इसमें जाएंगी ये हरी मिर्चें,
3 से 4 चॉप्ड। तो क्या ये मैं थोड़ी सी अपनी भी आपको पता है वेरिएशंस करती हूँ थोड़ा सा स्पाइस देने के लिए, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपीज की तरफ जाएंगे तो आप लोग खा भी नहीं सकेंगे। लाइक जापानीज जो कुजीन है, चाइनीज कुजीन है, जब तक हम अपना उसमें टेस्ट नहीं डालेंगे तो वो हम फिर कैसे खाएंगे। आप लोग बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपीज आप लोग खा भी नहीं सकते, इस कदर वो फीका होता है कि। लेकिन आजकल तो आपको पता है हर मुल्क में लाइक कोई भी कुजीन हो उन्होंने भी थोड़ा स्पाइस शुरू कर दिया है, तो वो भी अपनी थोड़ी वेरिएशंस को उन्होंने चेंज कर दिया, अपनी रेसिपीज को चेंज किया है, थोड़ा सा स्पाइस ले आए, क्योंकि लाइफ में जब तक स्पाइस ना हो मज़ा नहीं आता। चलें जी, देखें इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और ये क्या होगा, हल्की आंच पे ये पकता रहेगा और ये हल्का हल्का कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी। इसके साथ साथ ये हमने इसमें यखनी ऐड कर देनी है, ठीक है, ये यखनी इसमें पूरी जाएगी, इसमें हमने यखनी ऐड कर देनी है और फिर हमने इसको अच्छी तरह चलाना है लाइक दिस। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड हुआ। अच्छा, साथ साथ हम इसमें डालेंगे ये मशरूम्स हैं, ठीक है, ये इसके अंदर जाएंगे। ये हाफ अ टेन मैंने ले लिया था, ये इसके अंदर जाएगा। अभी हम थोड़ा काउंटर भी क्लियर करते हैं। ये मैंने आपको बताया जो मशरूम्स का जो पानी होता है जिसपे ये सोक्ड होते हैं, ये हम इसमें डालेंगे। इसका एक अपना टेस्ट आ जाता है, 3 to 4 टेबलस्पून ये इसमें गया, ठीक है। नमक हस्बे जायका, लेकिन मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून और फिर मैं अपना चख लूँगी कि मतलब अगर कमी बेशी हुई तो इसमें इतना मसला नहीं होगा। फिर हमने इसको हल्के हाथ से बिल्कुल स्टर करना है इस तरीके से। ये सूप इतना मज़े का होता है कि मेरे घर में ये काफ़ी, मैं भले गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो लेकिन मैं सूप्स बनाती ज़रूर हूँ, क्योंकि ये हेल्दी बहुत होता है। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है, ही इज़ माशाल्लाह 12 years old, और वो इस तरह की जो हेल्दी चीज़ें होती हैं ना वो भी मेरी तरह ही है। वो कहता है मामा हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं कहती हूँ बच्चों को जो आप खाएं बच्चों को खिलाएं। कुछ माओं को बड़ा मसला होता है कि मेरे बच्चे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, वो मुंह बनाते हैं, वो इस तरह कहते हैं। अगर आप बच्चों को प्रेजेंटेशन करके खेंगे और प्रेजेंटेबल फूड होगा तो बच्चा ज़रूर अट्रैक्ट होके आएगा और खाएगा, और सारा मज़े से बनाएंगी तो क्यों नहीं खाएंगे बच्चे, बिल्कुल खाएंगे। कुछ लोग कहते हैं आप शेफ़ हैं, आपके बच्चे तो सब बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। से कि शेफ़ होने से हर कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता, ये आपका घर का अपना माहौल होता है जो बच्चों को ऑर्गेनाइज खुद ऑटोमेटिकली कर देता है। आप जो देखें बच्चा तो लर्निंग स्टेज में होता है, जो आप करेंगे वही बच्चा आपको देखेगा, आपको नोटिस करेगा, क्योंकि पेरेंट्स ही होता है और माँ का ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम गुजरता है इंस्टेड ऑफ फादर्स। क्योंकि फादर्स तो सुबह गए, रात में अपने घुसे काम से, अपना रात में घर में आते हैं, लेकिन असल तो माँ का रोल होता है प्ले। और घर में जो भी लोग हैं, नानी है, दादी है, दादा है, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो सब ये घर के एटमॉस्फेयर से बहुत फर्क पड़ता है। तो बच्चे ऑर्गेनाइज वही होते हैं जो अपने माँ बाप को भी देखते हैं कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं। चलें, इसको हम हल्के हल्के स्टर करते रहेंगे ताकि ये थोड़ा अपने गाढ़ेपन की तरफ आएगा। इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी ये चिकन, जो कि मैंने थोड़ा सा श्रेड करके मोटा मोटा करके रखा था, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड होगा इस तरीके से। ये हल्का हल्का पकता रहेगा तो इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। क्रीम में हमेशा आपको एक बात बोलूं, कुछ लोग होते हैं क्रीम डालते हैं फौरन डाल देते हैं, मतलब जैसे हम सूप, ये मैं भी पका रही हूँ सूप, इसमें फौरन ये लोग क्रीम डाल देंगे। कभी मत डालिएगा, चलते हुए मतलब फ्लेम पे। हाँ, आप चूल्हा बंद कर दें, थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा इसका धुआं कम हो जाए, जैसे पूरा जो बॉईल हो रहा होता है, उसके बाद आपने क्रीम इसमें ऐड करनी होगी थोड़ी सी। बाकी मैं ऊपर से ड्रिजल करूंगी। अगर आप लोग पकते हुए क्रीम को डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वो फट जाएगी। चलिए, इतने ये हल्का हल्का सा कंसिस्टेंसी इसकी चेंज होगी तो हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। चलिए जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड करी थी, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया था, दूध ऐड किया था, और फिर मैंने इसमें चिकन ऐड करी थी और मशरूम्स ऐड किए थे। और मशरूम्स का जो सोक्ड वाटर होता है 3 to 4 टेबलस्पून, वो मैंने इसको ऐड किया। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, हल्की हल्की गाढ़ी होने की तरफ जा रही है। थोड़ा सा ये और गाढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ खीर नहीं बनानी है, ना कस्टर्ड बनाना है, सूप बनाना है, थोड़ा रनी होना चाहिए, पीने में भी मज़ा आए। तो ये थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसमें दूध है आपका, इसमें मैदा है, मक्खन है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा गाढ़ापन की तरफ आएगा। और आप यकीन करें अगर आप इसमें चीज़ डाल देंगे, जैसे हम
अल्फ्रेडो पास्ता बनाते हैं, उसका सॉस बनाते हैं व्हाइट वाला, वो चीज़ी सॉस होता है। सेम यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सिर्फ हमने इसमें चीज़ ऐड करनी होती है, दैट्स इट। चेडर करें, मोज़रेला करें, या फिर आप मतलब ये दोनों चीज़ आप ऐड करें तो इससे क्या होता है, वो चीज़ी सॉस बन जाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा हम फ्लेम इसका थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको बिल्कुल चलाते रहना है क्योंकि ये मैदा है, दूध है, तो ये नीचे चिपके नहीं, ठीक है। और अब हैंड बीटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्कुल देखिए कितना स्मूथ जा रहा है, कितना स्मूथ है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है, बस मैंने चिकन और मशरूम्स ऐड किए हुए हैं इसमें, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा क्रीम ऑफ चिकन सूप अबाउट टू रेडी, बस ये रेडी होने वाला है। सिर्फ मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, और फिर आप इसको जब क्रोटॉन्स के साथ खाएंगे, इसके साथ हम गार्लिक ब्रेड भी बना सकते हैं। गार्लिक ब्रेड भी बहुत ईजी, आपने ब्रेड लिया कोई भी घर का जो ब्रेड, जरूरी नहीं है आपको फ्रेंच ब्रेड लेना पड़े, वो जो लंबी वाली फ्रेंच ब्रेड होती है, आप नॉर्मल जो घर में ब्रेड होती है उसको भी आप कॉर्नर्स काट लें, नहीं भी काटे तो कोई मसला नहीं। थोड़ा सा आपने अनसॉल्टेड बटर लिया, उसके अंदर आपने एक एग योक डाली, थोड़ा सा गार्लिक बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाला, ठीक है, और एक आधा मतलब लाइक 1 टीस्पून आपने नींबू का रस डाला, उसको आपने अच्छी तरह मिक्स किया, आपने ब्रेड पे आगे यू करके ब्रेड काट लिया, आपने आगे पीछे लगा के उसको ओवन कर बेक कर दे। ऊपर से आप थोड़ा सा ओरेगनो, जो इटालियन स्पाइस होता है, कुछ लोग ओरिगैनो कहते हैं, कुछ लोग ओरेगनो कहते हैं, जो भी आप लोग बोलते हैं वो आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करके इसको बेक कर दें, तो आप देखिएगा वो क्या मज़ेदार आप लोगों की गार्लिक ब्रेड रेडी हो जाएगी। और जो चीज़ के बहुत शौकीन, जो चीज़ लवर है, उसमें थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल कर दें, मतलब लाइक चेडर कर दें, मोज़रेला कर दें, जो भी आप लोगों के पास चीज़ अवेलेबल हो उसके ऊपर डाल के आपने वो बेक कर देना है। चलिए, इतने हमारा ये सूप भी रेडी हो रहा है, तो मैं आप लोगों को रेसिपी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया है। इससे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया था बोन्स के साथ, ठीक है, उसकी मैंने यखनी बना ली थी, ठीक है। यखनी में मैंने थोड़ा स्प्रिंग अनियंस डाला, आधा अनियन डाला, स्प्रिंग अनियंस जो ग्रीन वाले जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो मैंने 3-4 ले लिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने हाफ अनियन को थोड़ा सा जला के, ठीक है, थोड़ा सा इसको ग्रिल करके अनियन को मैंने डाला, ठीक है। जो साबुत काली वाली मिर्ची होती है 4 से 5 मैंने वो ऐड करी। ये मैंने करके इसको यखनी इसकी तैयार कर दी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं कि यखनी में हम इतनी सारी चीज़ें बनाएं, क्योंकि चिकन के अपने जूसेस होते हैं, ठीक है। ये हमने करके यखनी बना के हमने छान के रख दिया, ठीक है। फिर हमने एक पतीली ली, उसके अंदर मैंने मक्खन डाला, उसके बाद मैंने इसमें मैदा डाला, थोड़ा सा उसको सॉटे किया, उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया, फिर चलाते रहे अपना हैंड बीटर से। उसके बाद मैंने इसमें यखनी ऐड कर दी। उसके बाद हम जब ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया तो चिकन ऐड किया, मशरूम्स ऐड करे, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, गार्लिक थोड़ा सा चॉप्ड है वो मैंने इसमें डाल दिया, नमक ऐड किया, ठीक है। ये करके अब मैं इसमें जो ऐड करने जा रही हूँ वो है ओरेगनो, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सूप में, अराउंड 1 टीस्पून हमने ये ओरेगनो डाला, और ये थोड़ा सा रोजमेरी, ठीक है। ये इटालियन स्पाइस हैं, बहुत इजीली आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे किसी भी सुपरमार्केट पे। तो ये हमने डाला इसके अंदर, और ये हमारा हो गया सूप रेडी। इसके साथ हम क्रोटॉन्स को सर्व करते हैं। क्रोटॉन्स आपने ब्रेड ली, उसको काटा, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया, भले एजेस ना भी काटें कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल को ड्रिजल कर दें या बटर थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा ओरेगनो डाल के हमने इसको ओवन में बेक कर दिया। ओवन जिनके घर में नहीं है, आपने क्या किया, एक वोक ले लिया नॉन स्टिक पैन का, ठीक है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल या 1 टेबलस्पून बटर आपने थोड़ा सा मेल्ट किया, उसके अंदर हमने ब्रेड को डाला, हल्का सा उसको टोस्ट किया, वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, हल्की आंच पे, तेज आंच पे नहीं करना है वरना वो जल जाएगी ब्रेड, ठीक है। ये हमारे क्रोटॉन्स हो गए, ये हमारी रेसिपी हो गई। आप लोग प्लीज ये ट्राई जरूर कीजिएगा, यू विल लव दिस सूप, और मुझे फीडबैक दिया करें कि आप लोगों को शेफ नौरीन की रेसिपीज कैसे लगी। और प्लस आप लोग अपनी फरमाइशें भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपको सीखना हो, आप मुझे बताइए मेरे पेज पे, आप मुझे चैनल पे, यूट्यूब पे आप मैसेजेस करें, कमेंट्स करें, हमें बताइए कि किस तरह से ये होता है, क्या आप लोगों को पूछना है, या जो भी आप लोगों की रेसिपी है जो दिमाग में है, कुछ भी आप लोगों ने सीखना है, कोई वॉट एवर कुजीन, कोई भी कुजीन हो, तो आप प्लीज मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए यहाँ हूँ, और मैं जरूर आप लोगों को बना के वो सिखाऊंगी, क्योंकि हमारा काम है सिखाने का। चलिए जी, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी चेंज हुई है, थोड़ा सा और ये गाढ़ा, मैं गाढ़े की तरफ जाऊंगी, थोड़ा सा और ये गाढ़ा होगा, इससे मतलब थोड़ा सा और, ताकि वो ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा, बीच का जो होता है ना, थोड़ा सा रनी भी रहे और गाढ़ा भी रहे, तो टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। ये हमारे, क्योंकि इसमें अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, शिटाकी मशरूम्स जो होते हैं, शिटाकी मशरूम बिल्कुल ड्राई मशरूम्स होते हैं,
वो बिल्कुल सूखे हुए होते हैं, इतने सख्त होते हैं लगता है पत्थर। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, उसको गर्म पानी में सोक करना है, लाइक 5 to 10 मिनट्स आपने सिर्फ सोक करना है गर्म पानी में। वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे हम ये कैन वाले टिन वाले मशरूम्स डालते हैं। और फिर आपने उसको चॉप करना है, जिस तरह हमने ये वाले मशरूम यूज किए वही हमने वही सेम मशरूम इसमें भी डाल देंगे, तो उसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट आता है शिटैकी मशरूम्स का। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये हो गया। इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चों का भी टेस्ट आ रहा है, मतलब अरोमा भी आ रहा है, यू नो, आपको तो पता है फिर अरोमा तो फिर जबरदस्त आता ही है। अच्छा, ये थोड़ा सा गार्लिक बचा है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी, वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे गार्लिक का बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है सूप में, ये वाले इस वाले में। और चाहे तो आप लोग इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, या पार्सले अगर आप लोग को मिले तो बारीक चॉप करके आप लोग इसमें पार्सले भी डालें, तो ये और भी मज़े का लगेगा। और अगर फर्ज करें फ्रेश पार्सले आप लोग को नहीं मिलता, तो हमारा जो हरा धनिया, इन्हीं की कैटेगरीज है, पार्सले हो गया, पुदीना हो गया, मिंट जो जिसे हम कहते हैं, कोरिएंडर हो गया, सब यही कैटेगरीज, सारे बहन भाई हैं, तो आप ये भी डाल सकते हैं। एक्सेप्ट पुदीना नहीं, लेकिन हरा धनिया आप डाल सकते हैं पार्सले। और अगर ड्राई पार्सले हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये ओरेगनो डाला है, मुझे फ्रेश नहीं मिला, वरना मैं तो फ्रेश के उसमें ज़्यादा होती हूँ, ऑर्गेनिक कि हर चीज़ नेचुरल हो, फ्रेश हो, तो मैं डालती हूँ, वरना मैं नहीं डालती। लेकिन अब मजबूरी है, यहाँ पे नहीं मिलती कुछ चीज़ें, तो फिर मैंने इसका ड्राई ले लिया, ठीक है। चलिए जी, हमारा सूप भी ऑलमोस्ट रेडी है, और फिर हम इसको सर्विंग की तरफ जाएंगे। मैंने यहाँ सर्विंग बोल्स रखे हुए, थोड़ा सा लेटस सजा दिया और फिर थोड़े से क्रोटॉन्स रख दिए, तो प्रेजेंटेशन भी की तरफ भी जाए करें, आई कैचिंग बनाए करें खाने को, भले घर का नॉर्मल खाना क्यों ना हो, दाल चावल ही आप लोग क्यों ना बनाएं, अच्छी तरह उसको सर्व कर दें खूबसूरत, साथ में पॉपडिम्स मतलब पापड़ फ्राई करके रख दें, एक प्याली में अचार रख दें, थोड़े 2-3 रेमेकन सजा दें, तो उस पर ज़रा बहुत लुक अच्छा आ जाता है। एक सैलड बन जाएगा छोटा सा, वो जो लीमू वाली प्याज होती है, वो मतलब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हो, प्रेजेंटेबल हो, तो हर कोई खिंचा चला आएगा टेबल की तरफ। जो बच्चे नहीं भी खाएंगे ना, वो भी प्रेजेंटेशन देख के खाएंगे, ट्रस्ट मी। ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, ये गाढ़ा की तरफ बस हो रहा है। चले, अब हम इसको कर देते हैं सर्व। अब हम इसको करते हैं सर्विंग की तरफ आते हैं। हमने अपना ये लैडल लिया, ये हम नीचे रख देते हैं, और ये वाला हम इसको हम देखने से साइड से चले जी, हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। ये हम इधर ले आते हैं ताकि हमें सर्विंग में आसानी हो। ये हमने सर्विंग बोल्स लिए, सूप बोल्स, ठीक है, ये हमने सूप बोल्स लिए, आराम से इसको डालें, आराम आराम से। ये देखें, इस तरह से ये सर्व होगा। देखिए, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब ये मज़ा तो आए ना पीने में। सूप्स का तो होता यही है कि थोड़ा सा रनी हो। चलिए जी, एक हम यहाँ पे रख देते हैं, हम इस तरह दूसरा सर्व कर लेते हैं। इस तरह से हमने दूसरा सर्व किया। सर्विंग बोल्स का भी एक अपनी एक जान में जान आ जाती है, क्योंकि हम यही चीज़ हम नॉर्मल बोल्स में अगर आप लोग सर्व करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये कि हमेशा इस तरह की चीज़ों में सर्व करें कि मज़ा आए कि हाँ भाई सूप सर्व हो रहा है तो सूप बोल्स में ही सर्व होगा। मैं सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा आई कैचिंग होना चाहिए। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये बहुत यमी भी होता है, और फुल, आप देखें, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल हेल्दी सूप है ये, बच्चों के लिए भी, सबके लिए। चलें जी, ये हमारा सूप भी रेडी हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, ये वाली रेसिपी। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये आपका तबस्को है, ठीक है। तबस्को हमने डालना है, किसी भी सुपरमार्केट से आपको मिल जाएगा। हल्का सा हमने तबस्को डालना है, इस पर चिली सॉस की तरह होता है ये भी, ठीक है। थोड़ा सा हमने तबस्को ऐड कर देना है इसके ऊपर, ठीक है। और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर ये जो क्रीम है, ठीक है, ये मैं ऊपर से ड्रिजल करूंगी इसको, अच्छी तरह इसको फेंट लें। ये क्रीम इसमें चली गई, ये क्रीम इसके अंदर चली गई। क्रीम को, इससे क्रीम का भी बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर हो जाएगा, टेस्ट आएगा। और फिर हमने इसमें ऊपर थोड़े से ये क्रोटॉन्स ऐड कर देने हैं,
ठीक है, इसका जब आप क्रोटॉन्स के साथ आप सूप पिएंगे आपको इसका मज़ा ऐसा आएगा कि जस्ट डोंट आस्क मी। ठीक है, हमारा ये सूप हो गया, क्रीम ऑफ चिकन मशरूम सूप रेडी। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं तो देखते हैं असफर के पास कौन से अमेजिंग गेस्ट आए हुए हैं। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी आलमी दिन होते हैं किसी भी ख़ास चीज़ को लेके हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह द मॉर्निंग स्टार में उसको इनकॉर्पोरेट करें। और आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। बहुत दफ़ा ये जो टर्म होती है ब्रेन ट्यूमर, ये आप मूवीज़ में सुनते होंगे कि किसी एक्टर की या किसी कैरेक्टर की जो डेथ हो जाती है वो ब्रेन ट्यूमर से होती है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली में एक हकीकत है। बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं। इसकी क्या वजूहात होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं इस ब्रेन ट्यूमर की तरफ। बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस भी होते हैं कि भाई ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लोगे तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खदशात होते रहते हैं कि कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी मुलाकात पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स से कराएं जिन तक आपकी रसाई मुश्किल होती है, ताकि वो हमारे शो पर आप कॉल करके भी इनसे बात कर सकते हैं। और ये आपसे तो वैसे ही मुखातिब आज होंगे। हमारे साथ हैं एक बहुत ही शानदार, he is FCPS consultant neurosurgeon at the prestigious Aga Khan University Hospital. He's a senior instructor. हमारे साथ है डॉक्टर साकिब बख्शी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? डॉक्टर साहब, न्यूरो सर्जरी तो बड़ा मुश्किल काम है। ये सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से। डॉक्टर साहब, गोइंग बैक इन टाइम बिफोर द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर को हम डिस्कस करें, मुझे ये चीज़ जाननी है कि व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब आप कॉलेज जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, इस तरफ इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि कहते हैं दुनिया में हर कोई किसी ना किसी मकसद के तहत आता है, तो अल्लाह ताला ने आपको इस मकसद के लिए चुना हुआ था। वाह। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो हम ज़ाहिर सारे जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं हम सबको स्टडी करते हैं। एंड जब हम नर्वस सिस्टम स्टडी कर रहे थे तो उस वक्त मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड देन हमारे जो ब्रेक्स होते हैं, समर ब्रेक्स मेडिकल स्कूल में, उसमें हम कुछ टाइम स्पेंड करते हैं कंसल्टेंट्स के साथ, जस्ट टू नो इंक्रीजिंगली कि क्या क्या इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, और कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है जिसको हम परसू करना चाहते हैं। तो व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल, तो वहाँ पे मैंने न्यूरोलॉजी में एंड देन न्यूरोसर्जरी में रोटेशंस की थी एट डिफरेंट हॉस्पिटल्स यहीं कराची में। और फिर आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट एंड देन फिर मैं अपने फारिग टाइम में भी चला जाता था क्लिनिक्स वगैरह कराने, एक्सपोजर होता था। एंड दैट्स हाउ आई डेवलप एन इंटरेस्ट इन न्यूरोसर्जरी। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई आपकी फैमिली के अंदर न्यूरो सर्जन्स पहले नहीं थे? नहीं, मेरी फैमिली में आयरॉनिकली कोई डॉक्टर भी नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं था। फर्स्ट डॉक्टर इन माय फैमिली। एक्सेलेंट भाई, तालियां डॉक्टर साहब के लिए। और ये बात तो आज वाज़ेह हो जाती है कि आप इस दुनिया में किसी ना किसी मकसद के तहत आए होते हैं। और कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जो ये मकसद बहुत जल्दी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ब्रेन ट्यूमर बेसिकली होती क्या चीज़ है? So just like tumors at any other part of the body, ट्यूमर एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ऑफ टिश्यू। जो ह्यूमन बॉडी है ना, नेचुरली अल्लाह मियाँ की तरफ से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि हमारे सारे सेल्स और ऑर्गन्स जो हैं वो रीजनरेट हो रहे होते हैं। पुराने सेल्स जो हैं वो झड़ रहे होते हैं और नए सेल्स बन रहे होते हैं। इस प्रोसेस में अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाए और वो एक एबनॉर्मल तरीके से सेल्स बनने लग जाएं तो वो जन्म दे देते हैं ट्यूमर्स को। और जिस तरह बाकी अज़ा में लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसी तरह ब्रेन के सेल्स के अंदर भी अगर एबनॉर्मल ग्रोथ आ जाए तो वो ट्यूमर्स को ओरिजिन देती है। और जनरली जेनेटिक म्यूटेशंस हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। वो हमारी बॉडी के सारे ट्यूमर्स की बेसिस जेनेटिक म्यूटेशन है और इसी तरह ब्रेन ट्यूमर्स के भी यही वजह है जिससे वो जनरेट। डॉक्टर साहब, कौन से लोग होते हैं जो कि इसकी तरफ प्रोन हो सकते हैं? क्या ये जेनेटिक प्रॉब्लम है या किसी को भी हो सकता है? सो ब्रेन ट्यूमर्स किसी को भी हो सकता है। एंड ऑल्दो काफ़ी रिसर्च की गई है दुनिया भर में कि कोई वजह मालूम की जा सके। जैसे हमें पता है कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है या कुछ और चीज़ों से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक दुनिया भर में हम कोई ऐसी वजह नहीं तलाश कर सके, कोई ऐसी चीज़ के जिसको अवॉइड किया जाए और ब्रेन ट्यूमर को रोका जा सके।
कुछ मिथ्स हैं लोगों में कि जैसे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं, या ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से, गुस्सा करने से, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें अनट्रू हैं, और इसमें से यस, ये मिथ्स हैं, किसी चीज़ का लिंक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर देखा गया है कि पाकिस्तान में एक ब्रेन ट्यूमर एपिडेमियोलॉजी स्टडी की गई थी आगा खान यूनिवर्सिटी से लास्ट ईयर, और उसमें हमें फाइंडिंग्स में ये आया था कि जो मीडियन एज है ऑफ पॉपुलेशन जिनको सबसे ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, वो यंग एज है, 35 to 37 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल्स। सो पाकिस्तान में जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ये नेशनल स्टडी थी, चारों सूबों के पेशेंट्स को हमने इंक्लूड किया था। सो दुनिया भर में जो ज़्यादातर कैंसर्स हैं वो ओल्डर एडल्ट्स के अंदर 40s, 50s, 60s की एज में देखे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ब्रेन ट्यूमर्स का ऑनसेट है वो यंगर पॉपुलेशन में जो है ज़्यादा है, अनफॉर्चुनेटली। डॉक्टर साहब, लेकिन इस बात में आप कह रहे हैं कोई सदाकत नहीं है कि किसी वजह से ब्रेन ट्यूमर तो वो किसी भी वजह से आपको जी, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान में जो ओवरऑल हमारा पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो उसमें यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड ओल्डर इंडिविजुअल्स कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, इट्स नॉट अ न्यूरोटिक क्वेश्चन, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो कज़न मैरिजेस होती हैं उससे कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं, इसकी वजह हो सकती है कि यंग लोगों में ये प्रॉब्लम हो? अभी तक रिसर्च से कोई ऐसी चीज़ प्रूव नहीं हुई है कि फैमिली की वजह से कोई ट्यूमर्स हो रहे हों, ये जेनेटिकली कोई ट्यूमर्स हो रहे हों। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में बच्चों का जो सबसे मोस्ट कॉमन सॉलिड ट्यूमर्स हैं वो CNS ट्यूमर्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स, और पाकिस्तान में भी यही शरह देखी गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनिशियली क्या अलामात होती हैं जिनकी बिना पे पता चलता है कि ये ट्यूमर है और उन्हें रोका भी जा सकता हो? इन जनरल अनफॉर्चुनेटली अगेन जो अलामात हैं वो काफ़ी सारी ऐसी हैं जो कि ओवरलैप कर रही होती हैं एक कॉमन रोज़मर्रा की चीज़ों से, जैसे सर का दर्द। अब सर का दर्द जो है वो स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी की वजह से भी होता है, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव हेडेक्स एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ्स। बट अगर परसिस्टेंट हेडेक चल रहा हो जो कि रोज़ाना हो, पर्टिकुलरली सुबह के वक्त जब सो के उठें और उस वक्त हेडेक हो रहा हो किसी मखसूस जगह, किसी मखसूस जगह पे या पूरे सर में भी हो सकता है, लेकिन सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स जिसके साथ नोज़िया एसोसिएटेड हो, और फिर जब दिन गुजरे हो तो वो थोड़ा बेहतर हो जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है। फिर हमारे जितने भी सेंसेस हैं जैसे विजन, हियरिंग, स्पीच, टच, इसमें से कोई भी सेंस अगर अफेक्ट हो रही हो तो न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोसर्जन को विजिट करना चाहिए, बिकॉज ब्रेन हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, तो अगर किसी भी एरिया में ट्यूमर इन्वॉल्व होगा उस पर्टिकुलर एरिया का फंक्शन अफेक्ट होगा, तो इट विल अफेक्ट एनी ऑफ आवर सेंसेस। सो अगर किसी को इस तरह के अलामात हों तो उसको रुजू करना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन। डॉक्टर साहब, जैसे हम कह रहे हैं बच्चों में भी ये चीज़ देखी जाती है, बच्चे तो बहुत मुश्किल से इस बात को बयान कर सकते हैं, उनको तो लगेगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खेलते हुए चोट शायद लग गई है, ये वो नहीं भी बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खेलने की गर्ज से नहीं बताते कि उन्हें कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, बच्चों में कैसे तशखीस की जाए? सो बच्चों में अगर इन्फेंट्स हैं या बिल्कुल 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, तो उनमें अगर डिलेड माइलस्टोन्स हैं, यानी अगर क्योंकि पैदाइशी तौर पे जो ट्यूमर्स होते हैं वो अगर कोई बच्चा 3 महीने की उम्र में अपनी करवट बदलने लग जाता है, या 6 महीने में गर्दन ठहराने लग जाता है, साल 1.5 साल में वो खड़ा होकर चलने लग जाता है, इन माइलस्टोन्स में अगर डिले आ जाए और आपको लगे कि भाई ये 1 साल का बच्चा है लेकिन अभी तो इससे फ्लेटा रहता है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसकी वो अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर रहा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है। दूसरा वॉमिटिंग्स, क्योंकि ब्रेन में जब भी कोई ट्यूमर होगा, कोई एडिशनल चीज़ होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और उसका एक इम्पॉर्टेंट साइन वॉमिटिंग्स है। तो बच्चे अगर वॉमिटिंग करें, वैसे तो इन जनरल भी बच्चों के अंदर होता है कि दूध पीते हैं, वॉमिट करते हैं, लेकिन माओ को अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक अनयूजुअल चीज़ है कि वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहा, तो उनको रुजू करना चाहिए। काफ़ी दफ़ा ज़ाहिर माएँ जो हैं बच्चों को पीडियाट्रिशियंस के पास लेके जाती हैं, एंड देन दे रेफ़र द चिल्ड्रन टू न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे कोई भी और कैंसर होता है, उसकी तशखीस एकदम से इस तरह के स्टेज पे भी होती है जब वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है, तब तक बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही होती है, आपकी कहते हैं आपकी बॉडी आपको धोखा दे रही होती है इतने अरसे तक, जो कि सही फंक्शन कर रही हो, फिर एक बिल्कुल लास्ट स्टेज में पता चलता है। क्या ब्रेन ट्यूमर में भी ऐसा होता है कि जब तशखीस हो तो बहुत कोई आखिरी की स्टेज पे पहुंचा हुआ? जी, ब्रेन ट्यूमर में भी ऐसा होता है, और हमारी पॉपुलेशन में ये ज़्यादा देखा गया है क्योंकि इन जनरल लोगों में रुझान है कि वो डॉक्टर के पास शुरू में नहीं रुजू करते,
और वो और सिम्टम्स भी कुछ ऐसे हैं, आप सर का दर्द एक कॉमन तकलीफ़ है जो काफ़ी लोगों को हो रही होती है, वो उसके लिए मेडिकेशन लेते रहते हैं और यूजुअली जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ट्यूमर एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है, तो वो तब हमारे पास रुजू करते हैं। वेस्टर्न पॉपुलेशन में चूँकि उनका वहाँ पे हेल्थ केयर कवरेज ज़्यादा है, फाइनेंशियली सपोर्टेड होते हैं, तो वो जल्दी रुजू करते हैं और ब्रेन ट्यूमर का तशख़ीस अगर जल्दी कर ली जाए तो उसका इलाज ज़्यादा बेहतर मुमकिन है बनिस्बत इसके कि अगर आप लेट उसकी तशख़ीस। डॉक्टर साहब के ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के थ्रू ही रिमूव होता है और क्या हर सर्जरी सक्सेसफुल होती है? ब्रेन ट्यूमर फॉर्चुनेटली सारे ब्रेन ट्यूमर्स कैंसर्स नहीं होते, उसमें बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स भी होते हैं जिनको अगर बर वक्त ट्रीट कर लिया जाए तो पेशेंट अपनी पूरी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। और ब्रेन ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकली ही पॉसिबल है। कुछ ऐसे ब्रेन की लोकेशंस हैं जहाँ पे सर्जिकली एक्सेस करना काफ़ी रिस्की होता है, तो इन दोज केसेस फिर हम उनकी सिर्फ बायोप्सी कर लेते हैं एंड फिर एक्चुअल ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी या रेडिएशन से किया जाता है। बट ओवरऑल मेजॉरिटी 90-95% ब्रेन ट्यूमर्स का इलाज जो है वो सर्जरी के थ्रू ही मुमकिन है। सर्जरी के थ्रू ही मुमकिन है। जी। डॉक्टर साहब ऐसा क्या हम कदम उठाएं जिससे हम ब्रेन ट्यूमर से बचे रहें? अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन रिसर्च के ज़रिए हमारे पास अवेलेबल है, हम ऐसा तो कोई स्टेप नहीं ले सकते कि हम ब्रेन ट्यूमर से बच सकें, बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम अर्ली रुजू करें डॉक्टर से ताकि उसका डायग्नोसिस अर्ली हो जाए और ताकि वो जल्दी क्योर हो सके। बिल्कुल, और डायग्नोस करना मुश्किल नहीं है। एमआरआई ब्रेन जो कि रेडिली हमारे पास अवेलेबल है हर जगह, अगर स्क्रीनिंग एमआरआई भी कर लें टेक्स हार्डली 10-15 मिनट्स। उसकी कॉस्ट भी गवर्नमेंट फंडेड सेंटर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000-1500 रुपये में स्क्रीनिंग एमआरआई हो जाता है और उसमें उसके ज़रिए तशख़ीस की जा सकती है। ठीक है ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है और आज हमारे साथ है डॉक्टर साकिब बख्शी साहब, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूरो सर्जन है और हम आप तक ये आगाही पहुंचा रहे हैं कि आप किस तरह से जल्दी तशख़ीस कराइए। डॉक्टर के पास जाने से मत घबराइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि खौफज़दा रहते हैं, नहीं भी डॉक्टर तो हमें पता नहीं क्या बता देगा। डॉक्टर आपको सही चीज़ बताएगा और अगर सही वक्त तयन करते हुए आपको कोई भी बात पता चले तो वो डिज़ीज़ आप बहुत जल्द उस डिज़ीज़ को हरा सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप बीमार होते हैं तो खाली आप बीमार नहीं होते, आपके साथ एक पूरी जो फैमिली जुड़ी हुई होती है वो परेशानी में आ जाती है। अब आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं, दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ अफेक्ट होती हैं, तो क्या बेहतर नहीं कि आप अपने आप को सेहतमंद रखें, डॉक्टर के पास जाते रहें। और जिस तरह अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास एक और डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि 40 साल या 35 के बाद से आप अपने सालाना रेगुलर चेकअप्स डॉक्टर से कराते रहें। डॉक्टर साहब रेगुलर चेकअप से तो ऑफकोर्स पता चलता ही होगा ट्यूमर्स का। बिल्कुल, अगर एनुअली आप फिजिशियन को विज़िट कर रहे हैं तो वो इन जनरल सारे साइन सिम्टम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेगा और अगर कहीं पे भी उसको शक होगा कि ये एक एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो दैट विल बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है डॉक्टर साहब, जो जवान लोग होते हैं, जो यूथ है हमारी, जी, उनके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं? जिस तरह आप कहते हैं सर में दर्द होना और सुबह उठ के वो दर्द धीरे धीरे जाता है। डॉक्टर साहब एक तो पता है मूवीज़ का बहुत ज़्यादा हम पे इम्पैक्ट होता है या टेलीविजन प्लेस का। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर दिखाना होता है तो दिखाते हैं कि उसको शोर सुनाई दे रहा है, या वो कहते हैं एकदम से अंधेरा आ जाता है, या चक्कर खा के गिर जाते हैं, या एकदम से पियर्सिंग पेन होता है मूवीज़ में जिस तरह दिखाते हैं। डॉक्टर साहब इसमें कितनी सच्चाई है? किसी हद तक इसमें सच्चाई है क्योंकि वो मूवीज़ को भी रियलिटी बेस बनाने की कोशिश करते हैं। इन जनरल अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर होगा तो बिकॉज वो ट्यूमर तो वहाँ मौजूद है जब तक कि उसको ट्रीट नहीं करे, तो सिम्टम्स उसके कंटिन्यूस होंगे, ना कि ये कि एपिसोडिक हों कि एक दिन हेडेक हो और फिर अगले महीने में किसी को 2-3 दफ़ा हेडेक हो रहा है और बाकी महीना उनका सही गुजर रहा है, तो इट्स वेरी लेस लाइकली कि वो ट्यूमर की वजह से होगा। ट्यूमर का पेन आप कह रहे हैं वो रोज़ाना होगा, वो रोज़ाना होगा एंड देन वो सिम्टम वर्स होते रहेंगे विद टाइम, यानी पहले शिद्दत कम होगी, फिर शिद्दत बढ़ती जाएगी, दौरानिया बढ़ता जाएगा और साथ एसोसिएटेड नोज़िया वॉमिटिंग की फीलिंग ज़्यादा होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पेन होना शुरू होता है तकरीबन अगर 3 दिन से किसी के सर में दर्द हो रहा है तो क्या ट्यूमर डेवलप हो रहा है या होने के बाद दर्द शुरू होता है? यूजुअली जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो जब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, तो मैंने शुरू में बताया था कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से वो स्टार्ट होता है। तो इन द बिगनिंग हमारे स्कल में इतनी स्पेस होती है कि इट कैन अकोमोडेट
एन एडिशनल मास अप टू एन एक्सटेंट। तो जब ट्यूमर बनना शुरू होता है तो उसका कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। जब वो एक हद से बड़ा हो जाता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो किस लोकेशन पे मौजूद है। ब्रेन के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से नर्व्स थोड़ा दूर होती हैं जो हमारे किसी फंक्शन को कंट्रोल करें, वहाँ का ट्यूमर हो सकता है मिसाल के तौर पे 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, फिर वो अपनी अलामात ज़ाहिर करेगा। इसी तरह अगर आँखों के अराउंड कोई ट्यूमर है या कान की नर्व के अराउंड कोई ट्यूमर है तो वो 1-1.5 सेंटीमीटर का होगा तो सिम्टम्स कॉज करना स्टार्ट कर देगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, और शुरू में नहीं पता चलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जब अलामात ज़ाहिर होती हैं तो लोग फ़ौरन डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो मेडिकेशन इग्नोर करते रहते हैं अनलेस वो इतना सिवियर हो जाएं कि दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकेशंस, देन दे गो टू अ डॉक्टर। और फिर वो उसका साइज़ इतना बड़ा हो चुका होता है कि इट्स नॉट पॉसिबल एट टाइम्स कि उसको सर्जिकली पूरा रिमूव किया जा सके। जो बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर ऑलमोस्ट ऑल ब्रेन ट्यूमर्स, दैट इज़ टू सर्जिकली रिमूव इट कम्प्लीटली एंड डोंट लीव एनी ट्यूमर बिहाइंड। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है तो इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू प्रिजर्व नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह बहुत सारे ट्यूमर्स हैं, स्टोन्स हैं जिनको लेज़र से ट्रीट किया जा सकता है, क्या ब्रेन ट्यूमर को भी लेज़र से ट्रीट किया जा सकता है? सो रिसेंट एडवांसेस के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस पर रिसर्च की गई है, एंड अभी ये एक समझें कि एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जो गाइडलाइंस के अंदर मेंशन हुआ हो, लेकिन जो अभी तक रिसर्च हुई है उसमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। ब्रेन ट्यूमर्स को लेज़र के ज़रिए ट्रीट किया गया है। इस पर रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप से कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं, एंड बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है कि अगर विदाउट सर्जरी लेज़र के ज़रिए बाहर से ही उसको ट्रीट कर लिया जाए, उसके अच्छे आउटकम्स होंगे। होपफुली विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स without opening the skull, we can see इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, लेट्स होप सो। और क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब जब ब्रेन सर्जरी करते हैं तो ऑफ कोर्स डॉक्टर्स पे भी बहुत प्रेशर होता है, किसी की फैमिली मेंबर आपके हाथों में है। डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए और वो सर्जरी से रिमूव हो जाए, उसके बाद की जो ज़िंदगी है उसमें क्या क्या एहतियातें करनी पड़ती हैं? सो इन जनरल एहतियात तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ऑब्जर्वेशन के अंदर उन मरीज़ों को रखना होता है, बिकॉज ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं उसमें एक जो अच्छी चीज़ नहीं है वो ये कि अगर वो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर है, तो वो जनरली रिकर होते हैं या उनमें रीग्रोथ होती है, एंड तो बहुत विजिलेंट रहना होता है कि अगर कोई साइंस या सिम्टम्स दोबारा आना शुरू हों तो वो बर वक्त डॉक्टर को रुजू करें, ताकि बिकॉज ब्रेन ट्यूमर्स के लिए भी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं विच कैन प्रोवाइड सम रिलीफ। कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, इम्यून थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, तो अगर बर वक्त पता चल जाए रिकरेंस का या रीग्रोथ का तो उसको मैनेज किया जा सकता है। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, लवली हैविंग यू ऑन द शो, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी तक काफ़ी इस बात की आगाही पहुंची होगी कि ब्रेन ट्यूमर क्या चीज़ है और इसका बर वक्त अगर इलाज हो तो आप इससे भी बच सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की सरजमीन सक्सेस स्टोरीज से भरी हुई है। इतने सारे लोग हैं जो कि ख्वाब लेके हमारी मीडिया फील्ड में आते हैं और नाकाम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत नाम कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कि करने कुछ और आते हैं और जो वक्त होता है, जो किस्मत होती है, उनको कहीं और ले जाती है। एक लड़की जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट बनने का ख्वाब लेके फील्ड में आई थी, एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रही थी, लेकिन किसी ने स्पॉट किया, एकदम से सुपर मॉडल बनी। सुपर मॉडल बनने के रास्ते में थी कि एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार बन गई, और उस फिल्म स्टार को आप सब जानते हैं, प्यार करते हैं। कहते हैं कि अगर दुनिया में इंडिया में अगर शिल्पा शेट्टी है तो हमारे पास जिया अली है। हमारे साथ है जिया अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। I was not expecting शिल्पा शेट्टी। I'm big fan। नहीं दीदी, लेकिन सॉरी दीदी कह रहा हूँ, क्योंकि जिया से मेरी बहुत दोस्ती है। शी इज़ वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात लगती है इनके बारे में, वक्त गुजर जाए, दुनिया दर से उधर जाए, जिया अली की जो खूबसूरती है उसमें कोई कमी नहीं आती। ना आप कभी जिया का वेट फ्लक्चुएट होते हुए देखेंगे, ना कभी ग्लैमर को इधर उधर होते हुए देखेंगे। जिया अली अगर मुझे कहीं भी नजर आती है, एक दफ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ,
सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन कोई 7:30-8 बजे का। मैं चला गया किसी शूटिंग पे मैं जा रहा था, तो मैं एक फोटोग्राफर है उनके घर पे गया हुआ था तैयार होने के लिए। सुबह 7 बजे इनकी फ्लाइट थी, ये कुछ अपना बैग उठाने के लिए आई और जिया अली आई, फिटिंग जीन्स, एक ज़बरदस्त सा क्रॉप टॉप, छोटे बाल। मैंने कहा सुबह 7 बजे तक ग्लैमर मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कहा दिस ओनली कैन जिया अली कैन पुल इट ऑफ। आप कैसी हैं जिया? बहुत तारीफें कर ली मैं। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। क्या चल रहा है आजकल? जिया, सबसे पहले शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। थैंक यू हाँ? सो मच। आपने एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी आपकी रही है जिंदगी की जिया। मूवीज, फिर मूवीज के अंदर भी आपको मतलब की मूवीज नहीं मिल रही थी तो दोबारा मॉडलिंग, फिर टेलीविजन स्टैंड, इट्स अ फुल ब्लोन करियर। I believe, Asfar, that once you're satisfied in a small happiness, छोटी छोटी खुशियों में जब आप खुश रहना सीख जाते हैं, आई थिंक माई मदर वॉज लाइक दैट। सो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर आया। पहले तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी ना, मैं कहती थी लाइक एक जो आपकी अपनी एज होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम वट एवर माई मदर यूज टू से। सो जब आप छोटी खुशियों में ज़िंदा रहने शुरू हो जाते हैं और जो कुछ आपके पास होता है आप उसी को बहुत बड़ा समझते हैं। एब्सोल्युटली। सो दैट्स माय बेसिक अचीवमेंट, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। फिलॉसफी। अच्छा जी, पर एक मेजर टाइम आपकी लाइफ में आया था जब आपने सिर्फ मॉडलिंग को फोकस करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग आप काफ़ी हद तक करती रही, फिर एकदम से वो भी छोड़ दी, उसकी क्या वजह थी? Asfar, I believe you get life once, and I am a person like we both are Geminis. Yeah. Happy birthday, by the way. थैंक यू। जी अली भी जेमिनी है, बिल्कुल। मैं 23rd मई हूँ, हाँ। and so we are not a normal people. Like sorry guys, like हम कुछ ज़्यादा पागल हैं। हाँ। अब एक्सेप्टेबल होगा। हमें चेंज अच्छा लगता है, हमें एक चीज से Variety हम बोर अच्छी हो लगती जाते है। हैं। लाइक वेयर यू started from a magazine, From a and then magazine, yes. and then you become superstar, and then the kind of hosting you do. So हमें बहुत सारी चीजें करने का शौक होता है, और जो चीज हम करते हैं जिस वक्त करते हैं उसको पूरी तरह सीख के उसको एक्सपर्ट्स के साथ, और हम लोगों में शायद मैं नहीं है, हम समझते हैं कि टीम वर्क इज एवरीथिंग, और टीम वर्क इज एवरीथिंग। मैं भी ये Everything. मानता हूँ 100%। सिंगल हैंडेडली नोबडी कैन डू नथिंग। लेकिन जिया, मुझे एक बात बता, टीम वर्क के अंदर भी बहुत सारे टीम प्लेयर्स होते हैं जो कि सुस्त हो जाते हैं। आपको उनको भी बकअप हर वक्त करते रहना पड़ता है कि कभी भाई वो उनको- हमें करते हैं, कभी हम उनको उन्हें करते हैं। backup सो दैट्स लाइफ, Part of the game. इट्स पार्ट ऑफ द गेम। जिया, फिर आपका एक ड्रामास के अंदर काफी सारा आपने प्लेस भी करना शुरू किए। फिर हम आपको देखते थे टीवी 1 की ही बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल टेली फिल्म्स के तो अंदर। सीमा ताहिर जो है माशाल्लाह जो ओन करती हैं टीवी 1 को, शी इज़ अ वुमन एज अ लेडी, एंड शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। और ख़ुद वो बचपन से मैं देख रही हूँ उनको काम करते हुए। मैंने बहुत देर पहले कमर्शियल्स उनके साथ किए थे। शी इज़ ऑल्सो लाइक डिफरेंट चीज़ें करने वाली। और मैं टेलीविज़न कम करने का रीज़न भी है कि मुझे हर वक्त रोने धोने वाले और डिप्रेशन वाले ड्रामे नहीं अच्छे लगते। सीमा व्हेनेवर ऑफर मी, और वो रोल मुझे लगता है मेरे लिए लिखा गया है, या मुझे कुछ डिफरेंट करने का मौका मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई लव वर्किंग विद सीमा और उनके प्रोजेक्ट्स पे। अच्छा जिया, मुझे एक बात ही बताएं, चूंकि मैं आपको बहुत करीब से जानता हूँ, इसका जवाब मुझे पता है, लेकिन आई थिंक ऑडियंस को भी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कभी भी आपकी एक फिजिकल जो आपकी ब्यूटी है, जिस तरह की आप दिखते हैं, मैंने कभी भी इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि आपने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया हो, वेट गेन किया हो। असफर, मैं अभी ब्रेक पर हूँ। अच्छा, ब्रेक की बात है तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इस सवाल का जवाब जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, जिया अली हमारे साथ। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, और जिया अली को ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक न्यू एवतार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। जिया अली हमारे साथ मौजूद हैं और आज जिया अपनी ब्यूटी सीक्रेट्स आपसे शेयर कर रही हैं। मैं ब्रेक पे जाने से पहले जिया पूछ रहा था कि कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि आपने कोई भी लूज बॉल दी हो ऑडियंस को। अपने आप हमेशा से ऐसी ज़बरदस्त कैसे दिख सकती है? कोई इतना अच्छा रोज़ाना कैसे लग सकता है? असफर, नो वे, आई कांट एक्चुअली। मैं मेकअप के बगैर जब ट्रैवल कर रही होती हूँ, लोग पहचानते हैं। आई लव दैट। देखिए, मेकअप के बगैर भी, लेकिन बजिया मेकअप के बगैर भी आपकी स्किन बेहतरीन लग रही होती है। हाँ, बेहतर यू हैव अ डस्की स्किन टोन और इतना बेहतरीन फ्लॉलेस। उसमें बहुत सारे फॉल्स जो हैं वो छुप जाते हैं बेसिकली डार्क स्किन में। मैंने जो ये चीज़ें सारी चीज़ें जो है ना, बेसिकली बचपन में अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी,
वो बहुत सारी चीज़ें समझाती थी और स्ट्रिक्टली करने को मजबूर करती थी। सो उसमें अपने आप में रहना, जो आप हैं एक्चुअली उसको एक्सेप्ट करना अम्मी ने बहुत बचपन में सिखा दिया था। सो आई थिंक दैट्स माई रियल ब्यूटी इज़ कि मैं, और ये नहीं कि मैंने वेट गेन नहीं किया असफर, आई बिन वेयरिंग एक्स्ट्रा लार्ज ऑल्सो। अच्छा, आई थिंक आई एम टॉल, तो पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। सो जब मैं एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाती हूँ और एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती हूँ तो बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता। वैसे मैंने ये चीज़ आपकी नोट की, आपने कभी भी गोरी बेस को तरजीह नहीं दी, कभी भी नेवर ट्राइड टू लाइटन कुछ शूट्स के लिए कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टेलीविजन रोल्स के लिए आपको एक पूरा पर्सनालिटी लेनी होती है। अदरवाइज आई बिलीव कि मैं वट एवर आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। देखिए जी हाँ, आपका एक बड़ा डेयरिंग एटीट्यूड भी रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा मॉडलिंग कर रही थी तो आपके बहुत ही ज़्यादा एकदम से कुछ इस तरह के डेयरिंग शूट्स आते, हम कहते हैं वो ओली जिया अली कैन डू इट। फिर एक दिन मैंने एक मैगजीन का कवर देखा जिसके अंदर मुझे लगा कि शायद कोई गैर मुल्की मॉडल है जिसने पूरा सर शेव किया हुआ था। सर पे कोई बहुत, मेरे ख्याल से 4 दिन का शेव वाले बाल थे। जी आपने अपने बाल उड़ा दिए थे। सो घर की खेती है, दोबारा आ जाइए, बिग डील। मुझे याद है मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी डेमी मूर की, उसने शेव किया था और मुझे जिया जॉन, सो मुझे और मुझे लोग कहते थे कि कुछ लोग कहते थे कि बस बाल हैं और क्या है, समथिंग लाइक समटाइम्स। अच्छा, आपको कहते मुझे थे? हाँ, तो मुझे ये बात बहुत चुभती थी। और फिर ख्वाब भाई ने कोई 5-6 दिन का एक्सपेरिमेंट किया, मेरे बालों को बुरी तरह नहीं, अच्छी तरह कुछ डाइज ऐसे किए कि उसके बाद बाल ख़त्म हो गए। एंड व्हेनेवर आई गो टू तारेक और बाल कटवाने के लिए लोगों से, तो वो कहते थे ख़त्म हो गए हैं बाल, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड लॉट ऑफ हेल्दी एक्टिविटी विद योर हेयर। और अम्मी की डेथ हो गई भी थी। तब मुझे याद आया, डिप्रेशन भी था, स्ट्रेस भी था, तो फिर मैंने शेव किया, बाल के सारे निकले। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने रेकमेंड किया, मैंने कहा फ़ौरन करते हैं, एंड हम दोनों ने कटे की। दीज थिंग्स आर, आई थिंक व्हेन यू फुलफिल इनसाइड, आप अंदर से खुश हैं तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट एंड माय रिक्वायरमेंट ऑल्सो। मेरे बाल ख़त्म हो गए थे। फिर अम्मी के जितने नुस्खे मुझे वो करती थी मेरे बालों के लिए, हल्दी उपटन मेरी स्किन के लिए बचपन से किया करती थी, या ऑल दैट देसी स्टफ जो टोटके होते थे। जब मैं उसमें गई एज अ अपने लिए, सो आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोफेशनली उसको पूरी दुनिया में मैंने घूमी, सीखा, योगा सीखा, टीचर बनी, सिखाया लोगों को। सो उसमें प्रॉबली जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक दैट बिकम माई लाइफ। जी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, कभी भी मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, ये करता हूँ, आपने मेरी लाइफ चेंज करने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। यू टुक मी टू योगी वजाहत, मुझे याद है वो वाला टाइम। आपने मुझे योगा की अहमियत बताई, आर्ट ऑफ लिविंग की अहमियत बताई। कुछ ऐसे दिन होते थे कि आप पूरी दुनिया से कट ऑफ करके आर्ट ऑफ लिविंग के लिए चली जाती थी। आपके अंदर मुझे, मैं ये कह रहा हूँ, वो इनसिक्योरिटी क्यों नहीं होती थी कि पीछे करियर अफेक्ट हो जाएगा, काम अफेक्ट हो जाएगा? जब तक आप किसी नई चीज़ को सीखेंगे नहीं और जब तक कुदरत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये नहीं सीखेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है और आपको बहुत कुछ सीखना है। Absolutely. जैसे मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ सीखने के लिए। सो ये सारा प्रोसेस वही था। जब मैंने योगा करना शुरू किया, बिकॉज आई वॉज इन स्ट्रेस एंड एनजाइटी, और मुझे डिफरेंट तरह के स्किन डिजीज़ होते थे, तो मुझे फिर मेरे टीचर्स ने समझाना शुरू किया, जब तक आप अल्फा स्टेट में नहीं रहेंगे, मेडिटेटेड स्टेट में नहीं रहेंगे, तब तक आप इंटरनली ग्रो नहीं कर सकेंगे, इंटरनली इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो ये सारे जो कोर्सेज में जाके पहाड़ों में करती हूँ या दुनिया से दूर जाके या मोबाइल बंद करके, दैट्स गिव मी मोर स्ट्रेंथ, कम बैक, इनर पीस। या इनर पीस होता है, इंसान इनर पीस लेके पैदा होता है असफर, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं दुनिया की और अपनी मैं के अंदर हम उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। सो दैट्स अस। सो हम अपने सेल्फ की तरफ जितना जाएंगे, जितना अपने अंदर उतरेंगे, that makes you more strong and more happy and more creative. अच्छा, एक चीज़ है, जिया बहुत ही इज वन ऑफ माई मोस्ट केयरिंग फ्रेंड्स, और कभी भी जिया का घर हम लोगों के लिए ऐसा होता था जैसे कभी भी कॉल करो चले जाओ। होता था नहीं, होता है अभी भी। शादी के बाद कहते हैं बहन के घर का पानी भी हराम है। मेरे सारे भाई मेरे साथ रहते हैं। लेकिन जिया के घर जाओ, बेहतरीन दाल चावल, खाना आने से पहले क्या खाएगा बता, ये वो, इतना ज़्यादा एक केयरिंग एटीट्यूड था। और फिर एक दिन हमारे सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आई और उसका नाम है जिया केयर्स। व्हाट इज जिया केयर्स? तो मैं चाहता हूँ जिया केयर्स की बात आप प्लीज़ हमारी एक्सपर्ट टेबल पे आगे कीजिए। जिया, दिस इज आवर एक्सपर्ट टेबल, प्लीज़ आए। एक्सपर्ट टेबल पे जो है वो इस वक्त हमारी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जिया केयर्स के। ग्रेट।
एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जिया अली का जिंदगी में एक नया रोल, दैट्स कॉल्ड जिया केयर्स। जिया केयर्स क्या है जिया, बताइए। असफर, जैसे मैं भी बता रही थी आपको वहाँ के जब आप सीखते रहते हो चीज़ें, तो फिर आप ग्रो करते हो। सो उसी ग्रोथ में प्रॉबली मेरे टीचर हैं शमशाद हैदर साहब, एंड वन डे वी वर मेडिटेटिंग एट 4:30 इन द मॉर्निंग, बिकॉज मेरी क्लास होती थी अर्ली मॉर्निंग योगा की एज अ टीचर। सो उन्होंने मुझे कहा कि आपको बेसिक हेल्थ प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए। सो मैंने कहा सर आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन एंड आई एम नॉट एबल टू डू ऑल दिस। सर कहते हैं कि बेफिक्र हो जाए, जो त्रिफला है 3 फलों का बैलेंस, वो बहुत साल पुराना, बहुत हज़ारों साल पुराना है, और वो लोग बनाते हैं क्योंकि उनकी 5 पुश्तें हिकमत में हैं। तो योगी साहब ने मुझे वो इंट्रोड्यूस कराया, और हम खुद भी खाते हैं जब एज अ टीचर हम जाते हैं, बिकॉज वो आपका कोलन और आपकी पूरा जो बॉडी की आप भी खाते रहे हो मुझसे लेके। सो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ प्रोबायोटिक्स। सो उसको स्टार्ट करने के बाद आई हैव रियलाइज कि उससे आपकी स्किन बेहतर होती है और बाल बेहतर होते हैं। तो उसको फिर वो जर्नी थी 15 साल पहले, और चलते चलते आई स्टार्ट डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ फेस वॉश, शैम्पूज, मर्दों के लिए मास्क। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब जिया केयर्स डेवलप कर रही थी, इतने सैंपल्स आते थे, और मैं इनकी तरफ कभी जाऊँ कभी शूट पे मिलूँ, वो सैंपल्स का फ़ोन आता था, ये मैं सब रिजेक्ट कर रही हूँ, सब बेकार है, ये सब ये है। और इतनी रिसर्च के बाद अब ये चीज़ें सामने आई, ये चीज़ें क्या हैं और आप ये चीज़ें कैसे हासिल कर सकते हैं और इनसे क्या आपको फ़ायदा होगा, ये जिया अली बताएंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। जिया अली हमारे साथ हैं और आपके लिए लेकर आई हैं जिया केयर्स। और जिया केयर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। और अभी कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास? आज मैं कुछ प्रोडक्ट लेके आई हूँ असफर, अगले किसी शो में हम ज़्यादा और प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैंने बेसिकली पेट की बीमारियों से लेके पूरे जो आपकी सफाई के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फेस वॉश है, आपके शैम्पूज़ हैं, इवन डिफरेंट तरह के ऑयल्स हैं, सबको केमिकल फ्री रखने की बहुत कोशिश की है। बहुत महंगा बनता है ये सारा मामला, लेकिन कोशिश की है। जैसे हमारा जो मास्क है, हेयर मास्क है, जो लोग तेल नहीं लगाना पसंद करते, सो 7-8 प्रोबेबली 9-10 तरह के डिफरेंट ऑयल्स हैं इसमें, जो कि हमने इसको फ्यूज़ किया तो उसको क्रीम की एक शेप दे दी है। क्रीम की शेप दी है। इट्स अ क्रीम, सो यू कैन पुट द मास्क इन योर स्कल्प, और बालों में आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और बहुत अच्छे वाले ऑयल्स बैलेंस किए हैं, ऑलिव ऑयल है, बादाम का तेल है, तिलों के तेल हैं, बहुत सारे ऑयल्स हैं। इसी तरह शैम्पू है मर्दों का, विच इज़ वेरी सेफ, सल्फेट फ्री, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ हेल्थ, लॉट ऑफ हर्ब्स इन इट। और लेडीज़ का भी शैम्पू है, और ये फेस वॉश मेरा फेवरेट है, एक्वा फ्रेश जिया केयर्स का। दिस इज़ ऑल्सो लेमन बेस्ड फेस वॉश, एंड सल्फेट फ्री, और किसी तरह के कोई ऐसे वाइटनिंग केमिकल नहीं डले हुए। दीज आर नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स। यानी आपकी जो भी स्किन टोन है उसमें आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी, स्किन को साफ करेगा, करने पोर्स का। को बेहतर नशोनुमा करेगा। इसी तरह शैम्पूज भी हैं। पैकिंग मैंने बहुत सिंपल रखी है, बिकॉज आई बिलीव के जो लोग बॉटल्स पे बहुत ज़्यादा ग्लैमर खर्चा करते हैं, वो जो प्रोडक्ट लूज हो जाती है, प्रोडक्ट आपका लूज हो क्योंकि जाता है। आपको कॉस्ट भी तो बैलेंस करनी आपको है। कॉस्ट बैलेंस रखनी पड़ती है, और मैंने कोशिश की है कि मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन जो हमारे सोप्स हैं वो 500 रुपये का भी है, और उससे भी कम के प्रोडक्ट्स हैं। सो मैंने बहुत एक रीज़नेबल रेंज रखी है, ताकि हर इंसान जो है वो इंजॉय कर सके एक अच्छी चीज़ों को। अच्छा, इनकी क्या प्राइस रेंज है शैम्पूज की? शैम्पू आई थिंक 1200 से लेके, बिकॉज इसमें 100 ml की पैकिंग भी है, ठीक है। सो दैट इज़ ओनली फॉर 1200, और जब सेल लगी हुई होती है तो वो 1000 पे भी मिल जाता है आपको। एंड आवर शैम्पूज आर सो प्योर, और मैं ऑलवेज कहती हूँ कि आपको शैम्पू को डिल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। सो अगर आप 100 ml शैम्पू जिया केयर्स का ले रहे हैं, तो आप जब यूज़ करेंगे उसको पानी ऐड करके करेंगे। तो 1000 रुपीज़ में आपको प्योर हर्बल शैम्पू, 1000 और 1200 में यू कैन गेट 200 ml इन अ यूजेज, बिकॉज यू यूजिंग डिल्यूट करके उसको यूज़ कर रहे हैं पानी में। और 20-25 से ज़्यादा हर्ब्स शैम्पू में डले हुए हैं, ऑयल्स डले हुए हैं। सो दैट्स माई आई थिंक अचीवमेंट लाइफ और आई की। थिंक अ वे ऑफ गिविंग बैक
वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। जो मैं खुद चीज़ें यूज़ करना पसंद करती हूँ, वही मेरी मियाँ ने और मेरे एक दो दोस्तों ने मुझे हेल्प किया कि वाई नॉट फॉर पब्लिक। और मैं काफ़ी सालों से अकेली इस चीज़ को लेके चल रही थी, बट कमर्शियल लेवल पे आना अच्छा जी, जो आपका हेयर मास्क है, इसको बालों में आप कह रही हैं ओवरनाइट लगा के छोड़ दें? ओवरनाइट भी रख सकते हैं, वैसे भी रात कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम वक्त होता है, 2 घंटे के लिए। 2-3 घंटे में भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है। कुछ लोग दिन में बहुत बिजी होते हैं, एंड दिस मास्क इज सो लाइक थोड़ी सी पैकिंग डिफरेंट करने की कोशिश की है, बिकॉज लोगों को आजकल पढ़ने का शौक नहीं है असफर, एंड वट एवर यू राइट इन द प्रोडक्ट एज योर वेरी नाइस। क्या हर्ब्स हैं, कैसे यूज करना है, तो लोग पढ़ते नहीं है, यू नो। सो मैंने कहा कि आप बॉक्स के अंदर डाल दो, एटलीस्ट एक दफ़ा खोलेंगे तो पढ़ेंगे तो ज़रूर। सो दिस इज़ लाइक फर्स्ट टाइम हम लोग पाकिस्तान में इस किस्म की, बाहर के मुल्कों में हैं, लेकिन ये पैक हम लोग ने यूज़ किया। ये छोटा पैक है, इसमें 100 ml भी है, और ये 100% ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक हर्बल हेयर मास्क जी PCI साथ से रजिस्टर्ड है। उनके बहुत सारे केमिस्ट जो हैं प्रोफेशनल, जो कि हमारे साथ इन्वॉल्व हैं टू बैलेंस आवर प्रोडक्ट इन अ वे कि आपको शेल्फ लाइफ ज़्यादा मिलती है, जो कि 2 साल शेल्फ लाइफ है हर चीज़ की। जैसे हम त्रिपला की या अश्वगंधा की बात कर रहे थे, दे आर वेरी गुड फॉर योर इंटरनल हेल्थ, यू नो, आपकी ऑर्गन्स के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। वो प्रोबायोटिक्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप वो खाएंगे क्लेंजिंग करती है अंदर से भी, क्लेंस भी करती हैं। एंड लाइक अश्वगंधा जो है, दैट्स रिपेयर योर सेल्स। आपके सेल रिपेयर करेगी, आपके मस्कुलर इश्यूज को रिपेयर करेगी, आपके हार्मोन्स को बेहतर करेगी, आपकी नींद बेहतर करेगी। जिस इंसान की नींद नेचुरली बेहतर है, उसके ऑर्गन्स ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा जिया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता है पाकिस्तान में गर्द का बहुत पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहती है। पंजाब लाहौर में कितना मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। कराची आई थिंक ओशन की वजह से बहुत सेफ है इन अ वे, लेकिन नंबर 2 पे कराची आता है एयर इंडेक्स में। जो आप वो जो गर्द खराब होती है, वो गर्द है हवा में, जिसकी वजह से स्किन बहुत ख़राब रहती है। आपने कोई सनस्क्रीन इस तरह का डेवलप किया है जिससे सूरज के असर, या हमारी जो क्रीम है, फेस क्रीम है हमारी, फेशियल क्रीम लुई ललित, उसमें सनब्लॉक एडिट है। ठीक है। बिकॉज ऊपर से जो आर्टिफिशियल केमिकल सन ब्लॉक लगाना है, वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। जब आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन लेते और देते नहीं है पूरा दिन, इवन रात को भी, तो वो स्किन को ज़्यादा जल्दी ओल्ड एज में ले जाते हैं। सो कोई भी एजिंग हो जाती है। तो इसी तरह इसमें भी हमने सन ब्लॉक ऐड किया है, आपके फेस वॉश में भी ऐड है। इसमें जब लेमन पाकिस्तान में थोड़े रीजनेबल होते हैं, हमारी अपनी लैब है और हम लोग उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं सारे लेमन्स को। फेस क्रीम में हमारी हल्दी है, चंदन है, खीरा है, एलोवेरा है, और बहुत सारे ऐसे हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत स्कार्स वगैरह फ़ौरन निकाल देते हैं। अच्छी खासी छाई वाई जो है वो बिल्कुल स्किन से निकाल देते हैं। तो ये जो पहले हम लोग आपके घर आते थे, आप एक वो मिट्टी के बर्तन में वो जो टर 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 अभी भी मल रही होती है, वो खत्म हो गई? नहीं, वो अभी भी है ऐसा। वो भी वैसे ही कर रही होती है। इन प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मेरी क्रीम है, उसमें हल्दी और चंदन है, जो कि हमें अभी भी घर के स्क्रब में वही डालती हूँ। इसी तरह हमारे जो सोप्स हैं, उसमें राइस सोप है, उसमें उपटन सोप है, एलोवेरा नीम बेसल सोप है, चारकोल सोप है। ये सारे वो हर्ब्स भी वो वाले हैं जो हम अपने ऑर्गेनिक हर्ब्स खुद बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, और जिया, अगर ये कोई इन चीज़ों को ऑर्डर करना चाहता है, उसका तरीका क्या है? अभी तो हम सिर्फ ऑनलाइन हैं, या कुछ स्टोर्स पे भी अवेलेबल हैं। कुछ स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं, जैसे R5 के नाम से एक बहुत बड़ा क्लिनिक है डिफेंस में, उनके पास अवेलेबल है। कुछ डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे। चमड़ा हॉस्पिटल में हमारी जो है एक्जिमा की जो हर्बल ऑइंटमेंट है वो अवेलेबल है। वहाँ से बहुत लोग क्योर हो रहे हैं और हमसे लेते हैं, क्योंकि एक्जिमा कराची में सोराइसिस और एक्जिमा बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन है। सो उसके लिए हमारी बहुत अच्छी ऑइंटमेंट है जो वहाँ अवेलेबल है। हर जगह से अवेलेबल है। ऑनलाइन जिया केयर्स के पेज पे आप लोग जाएं, सो यू कैन गेट एवरीथिंग एट योर डोर, यू नो, एट योर डोरस्टेप। खवातीन हज़रात, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जिया केयर्स का इंस्टाग्राम लिंक आ रहा होगा, ऑनलाइन सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे होंगे। आप यहाँ से जिया केयर्स के प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। जिया, कोई प्रमोशनल आप लगाती हैं? सेल लगाई हुई है? या अभी सेल खत्म हुई। व्हेन आई स्टार्टेड ऑन लाइक चांद रात में हमने लॉन्च किया था इसको प्रॉपर्ली नई पैकिंग में, तो हमने 25% सेल लगाई हुई थी। 25% ऑफ। अभी जिस तरह बकरीद आने वाली है, तो फिर सेल लगेगी। फिर सेल लगेगी। आप लोग सेल पे या सेल के अलावा भी, क्योंकि आपको पता है अगर आप बाहर मार्केट में जाते हैं ऑर्गेनिक और हर्बल चीज़ें लेने के लिए, उनकी प्राइस जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रीच हो जाती है, अनअफोर्डेबल हो जाते हैं। लेकिन जिया केयर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अफोर्डेबल हैं
हर्बल है, ऑर्गेनिक है, ये आप इस्तेमाल कीजिए, आपके बाल बिल्कुल जिया की तरह हो जाएंगे। जो फोटोग्राफर्स हैं, आपको पता है जो मेकअप आर्टिस्ट फोटोग्राफर्स हैं, कहते हैं कि जिया के सर में मांग नहीं नजर आती, इतने बाल है माशाल्लाह। आज सुबह कोई कहते हैं मांग ढूंढना मुश्किल है। 1.5 घंटा लगा सिर्फ आकिफ को मेरे बाल बनाने के लिए। थैंक यू आकिफ, आज उसने फिर मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया। जैसे ये फेस वॉश है, मैं आपको बता रही हूँ, ये 60 ml में भी अवेलेबल और 100 ml में भी है। अब जो 60 ml है मेरे ख्याल 700 रुपीज़ का है। ठीक है, सो इट्स प्योर ऑर्गेनिक और बहुत कम क्वांटिटी में। मैं आपके लिए भी गिफ्ट लेके आई हूँ, यू कैन यूज़ दैट। एक बहुत कम क्वांटिटी में दिन में 2 दफ़ा आप यूज़ करें, नो ऑयल, कोई आपका बिल्कुल स्किन जो है वो क्लेंज हो जाएगी, क्लेंस हो deeply। जाएगी। अच्छा जिया, और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके अलावा आपकी? 36 प्रोडक्ट्स हैं असफर, मुझे सबके नाम नहीं याद होते कभी कभी। नहीं, लेकिन जिस तरह हेयर ऑयल्स हैं, जी हाँ, हेयर ऑयल फेस वॉशेस 3 तरह के हेयर ऑयल हैं, 7 तरह के फेस के आपके सोप्स हैं। पैकिंग मैंने बहुत डिफरेंट की है साइजेस वाइज। शैम्पूज हैं, हेयर मास्क है, लिविंग कंडीशनर मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वो भी ऑयल बेस्ड है नेचुरली। इसके अलावा हेयर डाई है, हर्बल हेयर डाई है जो कि मैंने भी खुद भी किया हुआ है। थोड़ा डार्क ब्राउन कलर में, अभी बरगंडी कलर में आ रहा है। सो ऑल दिस नेचुरल स्टफ जो कि रोज़मर्रा की मर्दों औरतों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। लाइक मेरा एक सोप है, मेरे सारे भाई शेव करते हैं, मियाँ भी करते हैं, तो शेव कर करके मर्दों की अक्सर ये जगह काली हो जाती है, यू नो, बिकॉज जो शेविंग के एलिमेंट्स हैं वो बहुत केमिकल हैं। सो जो हमारा सोप हमने डेवलप किया है नीम, एलोवेरा और बेजल का, उससे अगर आप शेव करेंगे तो आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी, आपकी सारी डार्क नहीं होगी, आपकी सारी क्योंकि उसमें कोकोनट ऑयल है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। सो मर्दों के लिए मैं बहुत अच्छी वाली प्रोडक्ट्स लेके भी आ रही हूँ, ऑलरेडी ले भी। ज़बरदस्त जिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वक्त निकाला। और जिया केयर्स इज़ अ फैंटास्टिक ब्रांड। जिया का एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है और ये बात मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि कितने अरसे से इस प्रोजेक्ट पे खुद काम कर रही थी। आर्ट ऑफ लिविंग से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, योगा से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। एक हेल्दी लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो जिया बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और दूसरी चीज़ है कि इनको देख के पता चलता है कि कितना इनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। जिया, अगर बात करते हैं टेलीविज़न या एक्टिंग फ्रंट के ऊपर, वहाँ कुछ कर रही हैं आजकल आपके फैंस? यस यस, ऑफ कोर्स आई हैव डन दिस स्मॉल यूट्यूब के लिए एक सीरीज़, एक दोस्त के लिए। बट प्रोडक्ट्स में समटाइम इतना मैं बिजी हो जाती हूँ मेंटली फिजिकली, और टीम इतनी बड़ी है माशाल्लाह कि जब तक मैं खुद टाइम नहीं दूंगी, और आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन विच इज़ लाइक अगर एक चीज़ कर रही हूँ तो फोकस हूँ उसकी तरफ। सो टेलीविजन ड्रामाज आर ऑलवेज माई फेवरेट। बस मैं थोड़ा सा भागती हूँ तो डिप्रेशन वाले रोलों से, रोने धोने से मैं भागती हूँ। अभी एक कॉमेडी ऑफर हो रही है जियो से, प्रोबेबली है किसी चैनल से, सो आई वुड लव टू डू इट। जैसे कोई अच्छा रोल आता है जो मेरे मतलब का होता है तो मैं फ़ौरन लपक के कर लेती हूँ। लपक के कर लेती हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ती, बिकॉज एक तो मैं काम करने से उदास हुई भी होती हूँ बहुत ज़्यादा। ये काम मुझे कभी कभी ड्राइव भी करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे कोई अच्छा रोल आए, फिल्म की कमिटमेंट इसलिए नहीं करती बिकॉज लंबी कमिटमेंट होती है, जब तक ये प्रॉपरली लॉन्च नहीं हो जाते सारे प्रोडक्ट। एंड देन शादी, ऑफ कोर्स मुझे लगता था ये मैं हंसी मजाक में कर ली है एंड ऑल दैट, but it's a full-time job. It's a full-time commitment actually. Commitment, of course. And my husband is very sensitive, Imran Idris. We eat together, we travel together most of the time. So I think I love that part of my life also. तो time सब चीज़ों को आप पूरी तरह जब तक नहीं दे सकें, so don't commit. But Jia, we wish you all the best with Jia Cares. Thank you. And it was lovely having you on the show. We love you. It's pleasure, Asfar, always being around you and coming to TV1. It's just such a pleasure, seriously. Thank you so much. Pleasure. ख़वातीन और हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। और हम हमेशा एक कोशिश करते हैं कि आप तक बेहतरीन चीज़ें पहुंचाई जाएं ताकि आप उनको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें, अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करें, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो बात हो ओशन की, जिस तरह आज वर्ल्ड ओशन डे भी था, किस तरह आप अपने ओशंस को साफ़ रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। और अगर आप गंदगी देख रहे हैं तो गंदगी आप खुद भी उठा के फेंक सकते हैं। ये ज़मीन, ये मुल्क आपका भी है उतना ही जितना हमारा है। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने ओशंस को, अपनी सड़कों को, अपनी आबो हवा को साफ़ रखें। और जिस तरह हमने आपको भी ब्रेन ट्यूमर डे पे, आज ब्रेन ट्यूमर डे भी था, डॉक्टर साहब से मिलवाया कि अगर खुदा न खासा ब्रेन ट्यूमर हो तो वो किस तरह से सही हो सकता है। डॉक्टर के पास जाने से मत घबराया करें, डॉक्टर के पास जाना कोई ख़तरे की अलामत या घंटी नहीं होता। जो साइंस होती है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे वो हमें फंसा लेगा, कोई बीमारी बता के, बीमारी आपको इससे बताते हैं ताकि आप उसका इलाज कराएं और आप जल्दी से सेहत याब होकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। जिया अली से आज आपकी हमने मुलाकात करें और वो बहुत ज़बरदस्त अपना प्रोडक्ट आज आपके लिए लेकर आई है जिया केयर्स का। जिया केयर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, 100% हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिससे आपका चेहरा, आपके बाल बिल्कुल जिया अली के चेहरे और बाल की तरह खूबसूरत और तरोताज़ा हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए ख़वातीन और हज़रात। कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ और कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ को बेहतर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।